हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। और ये जो आज सेगमेंट में आपको पढ़ा रही हूँ ये है पद्य समय का, मतलब जो गद्य और पद्य है आपका। गद्य मैंने ज़्यादातर कंप्लीट करवा दिया है आपको। अब मैं एक वीडियो ऐसा आपके लिए बनाऊँगी जिसमें गद्य के जितने भी सवाल आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके साथ साथ जितनी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो सभी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। वो गद्य सेगमेंट तब कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। अब हम पद्य को स्टार्ट करेंगे जहाँ पे सारे सवालों को मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, काव्य के दो भेद कौन कौन से हैं। तो हम पद्य समय को पढ़ रहे हैं, जैसे गद्य और पद्य आप में है तो पद्य जो है उसको पढ़ते हैं। तो पूछा गया है काव्य के दो भेद कौन कौन से हैं। ऑप्शन है श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त दोनों। मतलब जो काव्य के दो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब बात करते हैं कि श्रव्य काव्य क्या होता है और दृश्य काव्य क्या होता है। दोनों को आपको पता होना चाहिए। तो जो श्रव्य काव्य होता है वह काव्य जो कानों से सुना जाए वो श्रव्य काव्य होता है, और जो आंखों से देखा जाए अभिनय के माध्यम से तो उसे हम कहते हैं दृश्य काव्य। ठीक है, चलिए अब आपकी जो पद्य का इतिहास है, मतलब जो पद्य का आपने हमारे हिंदी में दिया हुआ है उसमें कुछ जो है काव्य है हमारे, उसमें कुछ साल का विभाजन दिया हुआ है। तो आपसे उसी में पूछा गया है कि रीतिकाल की समय सीमा कितनी थी या कितनी है। तो ऑप्शन है 1643 से 1743, ऑप्शन बी 1643 से 1843, ऑप्शन सी 1643 से 1840 या ऑप्शन डी 1643 से 1868। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1643 से 1868। मतलब जो रीतिकाल की समय सीमा है वो कब तक है, 1643 ईस्वी से लेकर के 1868 ईस्वी तक आपकी रीतिकाल की समय सीमा है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो रीतिकाल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर मध्यकाल के नाम से ही रीतिकाल को जाना जाता है। हो सकता है आपका इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा कि उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा जाता है। और अगर पूछा जाए दो मतलब, या फिर आपसे पूछा जाए यहाँ के जो कवि हैं, मतलब या फिर पूछा जा सकता है कौन सी भाषाएँ हैं, तो देखिएगा कि ब्रज भाषा, सवैया, दोहा, छंद ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा है, रीतिमुक्त काव्यधारा, ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो निर्गुण भक्ति धारा है उसके जो प्रतिनिधि काव्य हैं वो कौन है, कबीरदास जी हैं। ठीक है, तो ये जो निर्गुण आपने सुने होंगे कि सगुण और निर्गुण दोनों होता है, तो भक्ति काल में दो होते हैं। एक होता है भक्ति काल की दो मुख्य धाराएं हैं हमारे सिलेबस में, एक है निर्गुण, एक है सगुण। तो अगर सगुण पूछा जाए तो सूरदास का नाम याद रखिएगा और तुलसीदास का नाम याद रखिएगा। निर्गुण भक्ति धारा पूछी जाए तो वहाँ पे कबीरदास का नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रामचरितमानस किसकी रचना है। अब रामचरितमानस तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा, या फिर आपके घर में ही कोई आपके बाबा दादी होंगे वो पढ़ते होंगे, है ना। तो रामचरितमानस पूछा गया किसकी रचना है। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है बच्चों। याद रखिएगा कि जो रामचरितमानस है वो किसने लिखा है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। मतलब ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, भक्ति काल की रचना है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भक्ति काल की रचना कौन सी है। तो याद रखिएगा क्या है, रामचरितमानस है। किसने लिखा है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो आपका सोशल साइंस है, सारे सब्जेक्ट मैं आपको करवा रही हूँ। तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, वहाँ से जाके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, इससे बाहर एक भी आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं जाने वाला है। बस बिलीव रखिएगा, विश्वास रख के पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है। ऑप्शन हैं 1643 से 1866, 1867 से 1904, 1868 से अब तक या 1915 से 1920 तक। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है बच्चों वो 1868 से अभी तक की है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि आधुनिक काल जो है उसके जो है मुख्य लेखक का नाम हो सकता है, आपसे पूछा जाए तो जो आधुनिक काल है वहाँ के जो लेखक, अच्छा देखो एक चीज़ और, आधुनिक काल के हो सकता है पर्यायवाची या फिर उसके अलग अलग नाम भी आपसे पूछे जाएँ। तो याद रखिएगा गद्य काल, नवीन विकास काल या पुनर्जागरण काल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए आधुनिक काल की कविताओं की विशेषता क्या है, तो यथार्थता होती है, उसमें देश प्रेम होता है, छंद संबंधी होती है, खड़ी बोली होती है। ठीक है, याद रखेंगे।
बढ़ते हैं। और हाँ, आधुनिक काल के जो है कवियों के नाम आपसे अगर पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा प्रमुख कवि कौन कौन से हैं आधुनिक काल के। मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये सभी आधुनिक काल के मुख्य कवि हैं। चलिए छठे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मुक्तक काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं कविदेव, बिहारी, केशवदास या मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखिएगा कि जो मुक्तक काव्य है वहाँ के जो मुख्य कवि हैं वो कौन है, इनमें से कवि देव भी हैं और कवि बिहारी भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलिए अच्छा, ये बताइए कि जो बिहारी हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि मुक्तक काव्य इनकी रचना है या फिर मुक्तक काव्य के कवि हैं। तो रचना है कौन से, बिहारी सतसई। याद रखिएगा कि मुक्तक काव्य है जिसकी रचना किसने की है, बिहारी ने की है। तो आपसे इस पर भी सवाल बन सकता है कि बिहारी सतसई किस विधा की रचना है, तो क्या है, मुक्तक काव्य है। अब कवि देव भी लिखा हुआ है तो इनकी भी रचना का नाम जान लेते हैं। देव शतक इनकी रचना का नाम है, तो इनकी रचना का नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही हिलते जुलटे एकदम मस्त चाल में तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। देखो ऑप्शन है सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो प्रिय प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अब आपसे इनके नाम से एक सवाल, इनसे नाम से ही जुड़ा एक सवाल पूछा जाता है कि हरिऔध जो उपाधि है वो किसे दी गई है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को दी गई थी, इसलिए इनको कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जो इनकी उपाधि है। ठीक है, अच्छा अब इनकी रचना एक तो हमने पढ़ ली, एक और दो एक रचना मैं आपको बता दे रही हूँ, या लगे हाथ इसको भी याद कर लो। रस कलश और वैदेही वनवास, ये दोनों जो मैंने अभी बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, ये तीनों ही रचना आपसे पूछी जाने वाली है, सारी याद कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रही हूँ मुँह से बोल के, जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो एक कॉपी या डायरी रख लीजिए अपने पास, जिसमें आप नोट करते हुए चलिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प बहुत मिलने वाली है, तो मिल जाए। ठीक है, और आप वहाँ पे जाके कोसे नहीं बैठ कर कि हाँ ये हमने क्यों नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं क्या कह रहा है। साकेत किसकी रचना है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, वियोगी हरि और प्रेमचंद्र। तो निराला को पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और ये जो साकेत है ये क्या है, महाकाव्य है। अब बताइए कि ये किस युग में लिखी गई थी, तो ये द्विवेदी युग में लिखी गई थी, लेकिन इसके आंसर में द्विवेदी नहीं होगा। अगर आप सोचे कि जो द्विवेदी हैं उनका नाम आ जाएगा, नहीं, तो राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन ए हमारे सवाल का सही जवाब होगा। साकेत किसकी रचना है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और कौन से युग में आएगी, तो द्विवेदी युग में आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। तो नवा सवाल आगे आ चुका है, वेणु लो गूंजे धरा किसकी रचना है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है ये, और आपसे सवाल में पूछा भी जाता है। पता है एक बात और बताऊँ सीक्रेट, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, जब मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे क्वेश्चन में भी ये सवाल आया था। चलो, बेड़ो लोग गूंजे धरा, और हाँ मुझसे ये गलत भी हो गया था इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी यहाँ पे गलती करें, क्योंकि मुझसे ये सवाल गलत हो गया और मेरी 1 नंबर यार कम हो गए थे, कोई नहीं। चलो, जो वेणु लोग गूंजे धरा है पहले जानते हैं किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से कुछ और भी रचनाएं हैं, याद रख लीजिएगा। हिम किरटनी ये भी इनकी रचना है, ये भी पूछी जाती है आपसे, लेकिन वेणु लोग गूंजे धरा ज़्यादा पूछी जाती है। दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो 70% में चांसेस हैं वेणु लोग गूंजे धरा पूछे जाने की, और 30% चांसेस है हिम किरटनी पूछे जाने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले सवाल की तरफ। लास्ट सवाल हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। निहार, नीरजा ये सभी रचनाएं किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हमारा सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल के जो है कुछ अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। जैसे आपको मैं बता दूं, आधुनिक काल के छायावादी 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखी, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया महादेवी वर्मा, पूछा गया है आधुनिक काल, अब याद रखिएगा आधुनिक काल के छायावादी। ठीक है,
और इसी में आ जाएगा जयशंकर प्रसाद का नाम भी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना में कामायनी है, लहर है, ये सभी रचनाएं हैं और महादेवी बता ही दिया आपको। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में जिसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसे ही ये काव्य जैसे ही पद्य का जो पूरा हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चंस, मैं आपको फिर से वीडियोस प्रोवाइड करूँगी जो एक क्रैश कोर्स टाइप का होगा जिसमें सारी चीज़ें आप एक ही साथ पढ़ लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।